Hello friends, in past video we were talking about the some method, that is general method, that we are using to measure the given dimension by using the scale, vernier calipers, and if we have to measure the larger distance, for that we are developing the method that is called the parallax method, and by using that method we are able to find out easily that what is the dimension of the given planet, otherwise star, as well as at what distance they are from the earth. Okay, but now in this video we are talking about the smaller dimension. If we have to measure the dimension of virus, bacteria, etc., so is there this technique of parallax, otherwise this some instrument that is normal scale, vernier calipers, micro, they are useful? Absolutely they are not useful, because the bacteria as well as atom, they all are does not see with our eye, and we cannot set up them into our instrument. Okay, so for that we are developing some another kind of instrument which are finally giving us the result, that from that result we are able to measuring the dimensions of the virus, bacteria, as well as the what, atoms, nucleus, etc. Okay, so first device that is called the ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ओके, सिंपली यू कैन से इट माइक्रोस्कोप. सो आपने माइक्रोस्कोप 10th में लाइट वाला जो चैप्टर था उसके बाद जो आता था उसमें आपने स्टडी किया होगा अंदर कि हाउ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज वर्क. यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से रिफ्लेक्ट हुई लाइट को आप एक लेंस के कॉम्बिनेशन में पास करके उसका मैग्नीफाइड इमेज देखोगे, और वो मैग्नीफाइड इमेज से उसका साइज़ क्या है, वो मैग्नीफिकेशन का जो फैक्टर था उससे आप इजीली कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो अंदर. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या बोला गया अंदर कि विच टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यानी कि यहाँ पे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम ऑप्टिक यानी कि लाइट का यूज़ करिए. तो कौन सा लाइट खुद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा चलेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी अंदर, उसके बारे में हमको बोलना है अंदर कि हाँ पर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट पर जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम यूज़ कर रहे हैं अंदर. टू मेजर द वेरी स्मॉल डिस्टेंस लाइक द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, बराबर. तो यहाँ पे साइज ऑफ मॉलिक्यूल बोला गया, एटम नहीं बोला गया है, बराबर. वर्नियर कैलिपर्स अदरवाइज द स्क्रू गेज कैन नॉट बी यूज. फॉर दैट वी आर यूजिंग द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. दे आर यूजिंग द विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ, बराबर. एंड यहाँ पे जो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो हम क्या लेते हैं, 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 7000 एमस्ट्रॉन्ग तक लेते हैं अंदर, बराबर है. और यहाँ पे हमको पता है कि लाइट खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि यहाँ पे लाइट का वेव नेचर का हम यूज़ कर रहे हैं. और ये वेव नेचर का यूज़ हमको क्या फ़ायदा करता है कि जो भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस या तो फिर उसका खुद का डायमेंशन, अगर ये जो इंसिडेंट लाइट है उसके वेवलेंथ के आसपास है तो हम उसको बहुत सटीकता से इसको मेज़र करना है तो कर सकते हैं अंदर, बराबर. तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बोली गई है कि लाइट हैज़ द वेव नेचर, हैंस टू मेजर द लेंथ ऑफ द इक्वल साइज ऑफ द विजिबल लाइट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज. यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट उसकी साइज अगर लाइट की वेवलेंथ के आसपास के रीजन में, तभी आप उसका जो मेजरमेंट है वो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से करना है तो इजीली कर सकते हो. पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो हम तो इससे खाली मॉलिक्यूल को ही देख सकते हैं अंदर, पर मुझे एटम देखना है या तो फिर एटम के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है उसको देखना है. तो मैं क्या करूँगा, तब ये मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यानी कि ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो मेरे लिए यूज़ नहीं होता है. उसके लिए हमने उससे भी ज़्यादा कम हो, बराबर, ऐसी वेवलेंथ वाले डिवाइस को डेवलप करने का सोचा. और उसको फाइनली वहाँ पे जो वेवलेंथ है उसमें जो वेवलेंथ है किसी ना किसी चीज़ की होगी, तो वहाँ पे लाइट तो काम नहीं करेगी, तो वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया. अभी आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन तो सर पार्टिकल है, तो वो कैसे यूज़ हुआ. तो एक्चुअल में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को कुछ कंडीशन में आप उसको वेव नेचर उसका देना है तो दे सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी जब मोशन करेगा तो वेव के हिसाब से करेगा अंदर, समझ में. और वो कैसे करेगा वो हम 12th स्टैंडर्ड में, तो उसका स्पेशल चैप्टर है क्वांटम फिजिक्स का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन खुद तो पार्टिकल है पर किस कंडीशन में वो क्या करता है, वेव नेचर पोजेस करता है. तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की थियरी क्या की जाती है,
एक्सप्लेन की जाती है या तो फिर इंट्रोड्यूस की जाती है अंदर, बराबर। सो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज इंस्टेड ऑफ द विजिबल लाइट, यानी कि हम यहाँ पे विजिबल लाइट की जगह किसका यूज़ करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से होता है कि इलेक्ट्रॉन गन होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन थ्रो होते हैं, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब भी थ्रो होगा तो वो बहुत सारी डायरेक्शन में स्प्रेड हो गए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपरली डिज़ाइन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसको एक शार्प बीम के फॉर्म में जो भी टारगेट है वहाँ पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे अंदर, बराबर। यहाँ पे आपको जो रिजोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के हिसाब से बोलेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो नियरली 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, यानी कि वो जो था 10⁻⁷ 10⁻8 तक ही मेज़र कर पा रहा था, जबकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो अप टू दी 10⁻10 मीटर तक का डायमेंशन क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। और हमने जब भी इलेक्ट्रॉन बीम का इफेक्टिवली यूज़ किया तब जाके हमको कितना रिजोल्यूशन वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिला भाई, 0.6 वाला मिला अंदर, बराबर। और इस तरह से हम फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके एटम कैसा दिखता है, बराबर, मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, उसका इंटरनल थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हम क्लियरली अब देख पाए, पर फिर भी हम न्यूक्लियस तो नहीं देख पाए। न्यूक्लियस के लिए हमको इससे भी ज़्यादा कई गुना उसका जो रिजोल्यूशन हो वो हमको चाहिए, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम से भी बहुत कम रिजोल्यूशन हो, ऐसा हमको चाहिए। तो साइंटिस्टों ने एक नया इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया जिसको हम क्या बोलते हैं, टनलिंग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमको उसका खाली एक पॉइंट ही दिया है। तो टनलिंग माइक्रोस्कोप इट इज़ डेवलप बेस्ड ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी, बराबर है, और इट हैज़ द रिजोल्यूशन पावर मोर देन दी 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम से भी उसका कई ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही कम वैल्यू का डिस्टेंस भी वो इजीली क्या कर सकता है, सेपरेटली डिस्टिंग्विश हमको करा सकते हैं। जैसे कि 0.01 एंगस्ट्रॉम भी है वो हमको क्लियरली देगा, और उसका हम यूज़ किस पर करते हैं, एटम है, न्यूक्लियस है, उसकी साइज़ का एस्टिमेशन करने के लिए करते हैं अंदर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस तरह से हमने हायर डायमेंशंस को और साथ साथ में लोअर डायमेंशन को मेज़र करने के लिए किस तरह से इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप्ड किए अंदर, बराबर। अभी हमारे पास ऐसा है कि हमको बोला है कि चलो भाई ये चीज़ का आप एटॉमिक साइज फाइंड करके दो, तो क्या हम टनलिंग माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप परचेस करने जाएंगे अंदर, बराबर। वो तो हमारे बजट के बाहर है, हमारा घर बार बेच दे तब जाके शायद मेरे ख्याल से एक टनलिंग माइक्रोस्कोप हमको मिलता होगा अंदर। आई डोंट नो द एग्जैक्टली प्राइस, बट ये सिंपल बात है, तो हमको इतना थोड़ी खर्चा करें खाली एक एटम की साइज। तो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिसके हम फाइंड कर सकते हैं, तो फिजिक्स बोलते हैं ऐसे तो कोई मेथड नहीं है अंदर, पर मैथ्स बोलता है नहीं मेरे पास मेथड है, तुम्हारी जहाँ पे चुप्पी लगती है वहाँ पे मेरी क्या होती है, आइडिया लगता है अंदर, बराबर। तो मैथ्स ने फाइनली ऐसा बोला कि मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन और कुछ नहीं, आपको वॉल्यूम का और एरिया का रेशियो लेना है अंदर। अभी वॉल्यूम क्या है, अगर आपके पास कोई क्यूबॉइड जैसा शेप है तो उसमें आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा, जबकि उसका आपको एरिया फाइंड करना है तो खाली क्या करते हो, LB करते हो। अगर ये दोनों का रेशियो लिया तो LB क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो फाइनली वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया का आंसर आपको क्या मिला, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिला। हाइट बोलो तो हाइट, थिकनेस बोलो तो थिकनेस। तो हम क्या करें कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसको कुछ इस तरह से स्प्रेड कर दें ताकि उसका खाली एक एटम का लेयर बना दे। समझ में आ रहा है। अगर आप कोई सरफेस पे वाटर का ड्रॉप गिरा रहे हो तो ये ड्रॉप के अंदर 4 से 5 लेयर वाटर के होते हैं, एटम के हिसाब से अंदर, मॉलिक्यूल के हिसाब से वाटर के अंदर सर, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे 4 से 5, 10, 15 कुछ भी हो सकते हैं अंदर। पर हम कुछ ऐसा करें, केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्रिंसिपल लगा है कि ये सरफेस पे उसका स्प्रेडिंग ही कुछ इस तरह से हो ताकि उसका जो लेयर बने वो खाली एक एटम की साइज जितना ही हो अंदर। समझ में आ रहा है। तो हम सोचे कि साला ऐसा कौन है, किसके लिए ऐसा होगा, तो वाटर के लिए तो होता ही नहीं है। तो हमने उसके लिए फाइनली ढूंढते ढूंढते एक चीज़ ढूंढ डाली जिसका नाम क्या है, ऑलिक एसिड नाम है। क्या नाम है भाई, ऑलिक एसिड नाम है उसका। कहाँ गया ऑलिक एसिड, यहाँ पे ऑलिक एसिड। तो ये एक सॉप जैसा ही लिक्विड है और इसके एटम की साइज़ क्या है, नियर टू 10⁻⁹ मीटर है अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट, बराबर। अभी ये हमको किस तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो अपना 1 एटॉमिक लेयर का क्या बना सकता है, अरेंजमेंट बना सकता है अंदर। अगर वो बन गया तो मैथ्स फिर अपने आप अपना काम कर देगा अंदर। समझ में आ रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि in this method
thickness of the layer बराबर of molecular is determined and by using this dimension of the molecule is determined. डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना है कि उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है बराबर, ताकि हम यहाँ पे जो भी लेयर फॉर्म हो रहा है उसकी थिकनेस मेज़र कर पाए। अगर हमारे पास थिकनेस मेज़र हो गई तो ये थिकनेस एक मॉलिक्यूल की है, यानी कि उसका वो डायमेंशन हुआ, और डायमेंशन हुआ तो उसकी साइज़ मिल गई कि ना मिल गई हमको बराबर। तो अब इसके लिए आपको ओलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है बराबर है। हम सीधा सॉल्यूशन रखेंगे तो हमको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ओलिक एसिड के बहुत सारे एटम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके एटम को एज पर लेसर क्वांटिटी में लेंगे अंदर, तब जाके हमको जो हमारा रिजल्ट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर बराबर। वैसे भी कोना ज़्यादा क्राउड तो नहीं कर सकते हम यहाँ पे ओलिक एसिड का भी बराबर है। चल तो यहाँ पे हम फाइनली करेंगे क्या बराबर, आपको क्या लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड लेना है और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के साथ मिक्स करना है। तो क्या होगा, आपका ओलिक एसिड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनेगा, पर जो भी 20 सेंटीमीटर क्यूब का बना उसमें ओलिक एसिड का खाली 1 पार्ट है, जबकि जो अल्कोहल है उसका 20 पार्ट है अंदर बराबर। तो अब ये जो सॉल्यूशन है उसमें से आप खाली 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ड्रॉपर से फिर से लेते हो बराबर, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ओलिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो 1/20 क्वांटिटी है अंदर, समझ में आ रहा है, जिसको हम उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि वो जो आपने 1/20 कॉन्सेंट्रेशन वाला जो लिया उसको फिर से आपको और 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले में डालना है अंदर, यानी कि अल्कोहल में मिक्स करना है और उसका 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, यानी कि फाइनल आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना बनेगा 1/400 वाला मिलेगा अंदर, समझ पड़ रहा है अंदर। यानी कि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का वो सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें ओलिक एसिड की क्वांटिटी क्या होगी 1/400 जितनी होगी अंदर, समझ में आ रहा है अंदर। यानी कि 400 एटम में तो उसमें से 399 अल्कोहल के होंगे, जबकि एक खाली क्या होगा ओलिक एसिड का होगा। हम ये किस लिए करें, ताकि उसका जब लेयर बने तो एक एटम वाला बन पाए, इसीलिए हम कर रहे हैं अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अभी हमको क्या करना है कि अब हमको एक बाउल लेना है, उसमें पानी भरना है बराबर, और पानी भर के उसमें लाइकोपोडियम का पाउडर स्प्रेड करना है। क्यों, ताकि जब भी हम ये वाटर के लेयर पे क्या डालेंगे ओलिक एसिड डालेंगे तो ओलिक एसिड उसके साथ मिक्स ना हो जाए, उसके लिए हम उसकी सरफेस पे क्या करें लाइकोपोडियम, तो वो क्या करेगा एक सील्डिंग जैसा काम करेगा, और जो लाइकोपोडियम पाउडर है उस पर ओलिक एसिड रखेगा तो वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा और वो पाउडर पे इजीली क्या हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है इतना पार्ट बराबर। तो ये चीज़ आपको करनी है। सो अ लेयर इज फॉर्म ऑन द वाटर सरफेस व्हेन द ओलिक एसिड ड्रॉप इज मेड ऑन द सरफेस इट एक्सपांड यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर शेप। तो जब आपने वाटर पे लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया उसके बाद अगर आप ओलिक एसिड का एक ड्रॉप डाल रहे हो अंदर बराबर, तो वो क्या होगा, वो जो सरफेस है वहाँ पे वो क्या होगा एक्सपांड होगा यूनिफॉर्मली, और जब उसका शेप देखोगे रोटी जैसा शेप दिखेगा अंदर, यानी कि इतना बड़ा भी नहीं होगा पर ऐसा गोल जैसा शेप देखने को मिलेगा अंदर बराबर। और ये सर्कल बना तो उसकी रेडियस फाइंड करके आप आराम से उसका क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो अंदर, समझ में आ रहा है इतना पार्ट अंदर बराबर। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, फाइनली यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो शेप का एरिया मिल गया। अभी हमने यहाँ पे कितना ड्रॉप ओलिक एसिड वहाँ पे डाला वो हमको पता है बराबर, तो वो वॉल्यूम से बराबर हमको ओलिक एसिड का खाली क्या फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन तो हमने फाइंड कर लिया था, अब हमको उसका वॉल्यूम फाइंड करना। अगर हम एक बूंद का वॉल्यूम V लेते हैं जो हमको पता है बराबर, तो ऐसे n ड्रॉप्स हम 1 by 1 रखते हैं अंदर, समझ में आ रहा है। तो टोटल ओलिक एसिड का कितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि हम जो ड्रॉप ले रहे हैं वो तो अल्कोहल और ओलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, तो हमको तो उसमें खाली ओलिक एसिड का ही लेना है ना अंदर, समझ में आ रहा है। तो अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है जो ड्रॉपर में डाल रहे हैं तो हमको पता है कितना है, ऐसे हम n ड्रॉप्स अगर ले रहे हैं अच्छे से वो सर्कल बने उसके लिए अंदर बराबर। तो यहाँ पे हमारा फाइनली ओलिक एसिड का टोटल वॉल्यूम हमने जो डाला है वो क्या होगा NV/400 होगा। एक ड्रॉप का वॉल्यूम V था, ऐसे हमने n ड्रॉप लिया, यानी टोटल वॉल्यूम NV हुआ, और उसमें खाली जो ओलिक एसिड है वो तो 400 पार्ट है, तो जो भी वॉल्यूम है उसका भी हमको क्या करना पड़ेगा 400 पार्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा अंदर, समझ में आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल गया, देखो वॉल्यूम मिल गया, एरिया मिल गया। अब आपको क्या करना है, थिकनेस फाइंड करने के लिए वॉल्यूम और एरिया क्या क्या करना है
डिवीज़न करना है अंदर, यानी कि रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करो, उसकी जो भी फॉर्मूला यहाँ पे रख दो। तो हमको पता है वॉल्यूम की क्या थी, NV डिवाइड बाई 400, और एरिया तो एरिया है। तो यहाँ पे एरिया आपने मेज़र किया था, एक ड्रॉप का वॉल्यूम आपको पता है, ऐसे कितने ड्रॉप आपने ड्रॉप लगा है वो भी आपको पता है, तो सब वैल्यू पता है। तो आप ये सब वैल्यू जब रखोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो 10⁻⁹ के ऑर्डर में ही मिलेगा। तो हमारा प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हो गया कि भाई टनलिंग माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ये डायमेंशन मिल रहा था, और हमने ये प्रैक्टिकल से किया तभी भी हमको यही मिल रहा है। यानी कि मैथ्स ने फाइनली एक जादू करके बता दिया सरफेस एरिया की फॉर्मूला और वॉल्यूम की फॉर्मूला का यूज़ करके कि हम किस तरह से एटम की साइज़ फाइंड करना है, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं विथ सम प्रिकॉशन। कुछ हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमको अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियरली यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा अंदर, बराबर। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या बात करेंगे कि जो लेंथ है उसको मेज़र करनी। यहाँ पे हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस मेज़र करने के हम डिफरेंट टेक्निक या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। पर जब भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं या फिर टेक्निक यूज़ है, उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड है। अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस की अलग फील्ड है, लोवेस्ट में बात करो तो एटम की अलग फील्ड है, बायोलॉजी की अलग फील्ड है। तो जो फील्ड है वहाँ पे ये डायमेंशन को कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए उसके अल्टरनेट हम यूज़ करते हैं अंदर। तो वो डायमेंशन कौन कौन से, उसका मीटर के साथ रिलेशन क्या है, और उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, वो हम इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, थैंक यू।